इकोनॉमिक्स का थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का आज हम लोग का डे 6 है। इससे पहले हम लोग 5 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें पहला 4 क्लास जो था वो डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में था, और 5th क्लास लास्ट क्लास जो हम लोग किए थे वो हम लोग थ्योरी ऑफ सप्लाई स्टार्ट कर दिए थे। आज जो रिमेनिंग पोर्शन है वो और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो क्या होगा, हम लोग का थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पूरा हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद जो आगे वाला पोर्शन है फिर हम लोग करेंगे बजट लाइन एंड ऑल जो है वो सब करेंगे, इनडिफरेंस कर्व है, ये सब हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो मेजर पोर्शन है डिमांड एंड सप्लाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। आज जो है डिमांड एंड सप्लाई वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उससे एग्जाम में ठीक ठाक क्वेश्चन आएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व। movement along the मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, तो हम लोग बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई या फिर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। अब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड या मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, इसका मतलब क्या है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब होता है इट रिफर्स टू एन इंक्रीज, और जैसे सब डिमांड का था ना बस वैसे ही सप्लाई कर लिया, और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड of a commodity due to increase or decrease in its price। क्या मतलब है? देखो, जब एक कमोडिटी का सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होता है, सर क्यों वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि प्राइस में चेंजेस आ रहा है। हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़े थे ना कि अगर कोई चीज का प्राइस बढ़ेगा तो उसका सप्लाई क्या होगा? बढ़ जाएगा, और अगर कोई कमोडिटी का प्राइस घटेगा तो उसका सप्लाई घट जाएगा। तो ये जो प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ा और प्राइस घटने की वजह से सप्लाई घटा, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। अब ये दो तरह का होता है। ये कितना तरह का होता है? ये दो तरह का होता है। एक होता है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। सर एक है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एक्सपेंशन को हम लोग एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। अब दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है? देखिए, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई के बीच का डिफरेंस कोई बुक पढ़ने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरा वीडियोस देख रहे हो और नोट डाउन करते हुए जा रहे, पूरा नोट्स पूरा लिखवा दे रहे, लिख के पढ़ा दे रहे। इकोनॉमिक्स इज टफ। इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अकाउंट से ज्यादा टफ इकोनॉमिक्स। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई का मतलब है इट रिफर्स टू
an increase in quantity supplied of a commodity due to increase in price of that commodity। क्या मतलब है सर? एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ने के वजह से उसका सप्लाई बढ़ गया, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ। अब इसी को ऑपोजिट, इट रिफर्स टू अ डिक्रीज इन क्वांटिटी supplied of a commodity due to a decrease in price of that कमोडिटी। समझ में आया? प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ गया, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ। प्राइस घटने की वजह से सप्लाई घट गया, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो दोनों में जो रीजन है वो क्या है? प्राइस। दोनों का रीजन क्या है? एक में प्राइस बढ़ रहा है, दूसरा में प्राइस कम हो रहा है। अब देखो इसका जो कर्व है कुछ देखने को ऐसा लगेगा, ये सप्लाई कर्व है, यहां पे प्राइस है, यहां पे क्वांटिटी सप्लाइड है, ये है मेरा सप्लाई कर्व। मान लो प्राइस यहां था, क्वांटिटी यहां, ठीक है? तो अब देखिए क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी भी क्या हो गया? प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी भी बढ़ गया। समझ में आ रहा है? यहां पे सप्लाई कर्व जो है वो ए से बी के तरफ क्या किया है? मूव किया, ए से बी के तरफ मूव किया। इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। क्या बोलते हैं? देखो सप्लाई कर्व एक्सपैंड किया है ना? समझ में आ रहा है बात? तो यहां पे क्या हुआ है? सप्लाई कर्व मूव्स या फिर एक्सपैंड्स अपवर्ड, ऊपर के डायरेक्शन के तरफ वो क्या हुआ है? एक्सपैंड किया है, मूव किया। समझ में आ रहा है बात? अब इसी को ऑपोजिट होता है कॉन्ट्रैक्शन में। देखिए ये है सप्लाई कर्व, ठीक है? प्राइस कम हुआ, यहां था प्राइस, यहां पे है क्वांटिटी। प्राइस कम हुआ, सप्लाई भी क्या हो गया? कम। यहां पे सप्लाई कर बी से ए के तरफ मूव कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना? पहले बी तक था, अब ये सिकुड़ के ए तक चला गया, डाउनवर्ड के तरफ मूव किया। इसको हम लोग बोलेंगे सप्लाई कर्व कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर मूव्स डाउनवर्ड।  . 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 。 .
क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? समझ में आया? ऑल क्लियर? यही है मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर। मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर मतलब जहां सप्लाई कर एक्सपैंड कर रहे और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सप्लाई कर एक्सपैंड कर रहे और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। या फिर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का क्या मतलब होता है सर? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब होता है जहां पे प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो रहा है? इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड मींस द इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस। अगर प्राइस घटा तो क्वांटिटी सप्लाइड घट जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो दोनों का कर्व भी समझ में आ गया, मूवमेंट का और ये भी समझ में आ गया। एनी डाउट? कुछ पूछना है? नेक्स्ट हम लोग आते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड या मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व की जगह शिफ्ट ऑफ द या शिफ्ट इन द shift of the supply curve या फिर चेंज इन सप्लाई। वहां था चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, यहां है चेंज इन सप्लाई। अब क्या मतलब है इसका चेंज इन सप्लाई का? इसका मतलब है इट रिफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड of a commodity due to changes in factors other than the price। than the price of that commodity। It refers to चेंज इन सप्लाई का मतलब है सप्लाई कमोडिटी का इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। क्यों? ड्यू टू चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस। पहले में क्या था? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में प्राइस में चेंज आने की वजह से सप्लाई बढ़ और घट रहा है। यहां पे अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से प्राइस में सप्लाई बढ़ रहा है। और अब अदर फैक्टर्स में कुछ भी हो सकता है लेकिन प्राइस नहीं होगा। अब अदर फैक्टर्स क्या हो सकता है? अदर फैक्टर्स में भी अदर फैक्टर्स या अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई फैक्टर्स में भी क्या हो सकता है? बोलो। गवर्नमेंट पॉलिसी और बोलो। अदर फैक्टर्स क्या है? अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, चेंजेस इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। और बोलो। हाँ, चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ इनपुट, रॉ मटेरियल का प्राइसेस में चेंज आ रहा है। उसके बाद चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है।
ये सब फैक्टर्स के वजह से जब सप्लाई बढ़ता या घटता है, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। क्या बोलते हैं? चेंज इन। और जब प्राइस के वजह से बढ़ रहा है और घट रहा है तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। समझ में आ रहा है? सुन के लगता है सेम है, बट सेम नहीं है दोनों। चेंज इन सप्लाई में अदर देन द प्राइस, ठीक है, और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में ड्यू टू प्राइस, प्राइस के वजह से, और इसमें अदर देन प्राइस के वजह से। क्लियर? दोनों के बीच का डिफरेंस याद रखना है। अब ये भी दो तरीका का है सर। एक है इंक्रीज इन सप्लाई, और दूसरा है डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है? इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब इट रिफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड of a commodity due to changes in determinants of supply other than the price, other than the price of that commodity। क्या मतलब है? इसका मतलब है सर कि सप्लाई इंक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई जो है उसमें कुछ चेंजेस आया है, लेकिन वो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग में प्राइस नहीं। प्राइस को छोड़ के हो सकता है टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गया हो, ठीक है ना? टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने की वजह से सप्लाई बढ़ गया। इनपुट प्राइस, रॉ मटेरियल का प्राइस सस्ता हो गया हो, सप्लाई बढ़ गया। गवर्नमेंट कुछ फेवरेबल पॉलिसी लेके आ गया, सप्लाई बढ़ गया। समझ में आ रहा बात? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन सप्लाई। और डिक्रीज का मतलब, डिक्रीज इन सप्लाई का, इट रिफर्स टू डिक्रीज इन quantity supplied of a commodity due to changes in determinants of supply other than the price of that commodity। समझ में आ रहा है? तो जब एकदम नोट्स के फॉर्म में हम पूरा लिख दे रहे, रीड करोगे ना, सिंपल समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब देखो, कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कर्व कैसा है? इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई का कर्व कुछ ऐसा है, देखो।
यहां पे प्राइस है, यहां पे क्वांटिटी, ये है सप्लाई कर्व, प्राइस यहां है, क्वांटिटी यहां। अब देखिए प्राइस में तो कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है, प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं क्या? प्राइस में चेंजेस आ रहा है, सप्लाई कर्व क्या हो गया? राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। ए से बी की तरफ, क्योंकि सेम प्राइस है, सप्लाई बढ़ रहा है, तो इन अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट तो नहीं होगा, है ना? अपवर्ड मूवमेंट होगा मतलब प्राइस भी बढ़ रहा है तब सप्लाई बढ़ रहा है, प्राइस सेम है सप्लाई बढ़ रहा है, इसका मतलब है सप्लाई कर पूरा का पूरा तरीके से शिफ्ट कर दिया, मूव नहीं कर रहा है, पूरा तरीके से राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है। लिखेंगे सप्लाई कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड, सप्लाई कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड। क्लियर? यहां भी इसी को ऑपोजिट हो जाएगा, प्राइस क्वांटिटी सप्लाई कर गए, सेम प्राइस है, क्वांटिटी घट गया, इसका मतलब है सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। क्लियर? इसको बोलते हैं सप्लाई कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड, एक में राइटवर्ड एक में लेफ्ट। क्लियर हुआ? ये है पूरा आपका मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, उसका दो पार्ट, चेंज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, इसका पूरा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लास्ट क्लास थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसके बाद तो तुम लोग और है ही कहाँ जाना, ये वाला क्वेश्चन। तो सेकंड वाला तो ये भी बाकी है, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वाला पोर्शन खत्म हो गया, फिर कंज्यूमर बिहेवियर का और भी थोड़ा सा पोर्शन है, फिर यूनिट 3 उसके बाद खत्म, स्टैटिस्टिक्स हो गया। नेक्स्ट देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या मतलब है? इट refers to the ratio of change of quantity supplied of a commodity due to the changes price of that commodity। मतलब एक कमोडिटी का प्राइस में चेंजेस आने की वजह से उसका क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंजेस आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस में चेंजेस आने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंजेस आ रहा है, दिस इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है ना? अब ये भी 5 कैटेगरी का होता है, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जैसे डिमांड का था,
टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एक है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिक सप्लाई। इनइलास्टिक सप्लाई। ठीक है ना, ये 5 कैटेगरी का। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब वही सेम, अ स्मॉल चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स अबाउट एन इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस में जरा भी चेंज आया, सप्लाई में इनफाइनाइट चेंज आ जाएगा। जैसे डिमांड का था ना, पूरा सेम। अ स्मॉल चेंज इन प्राइस brings about an infinite change in quantity supply। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब प्राइस में जो भी चेंज आए, सप्लाई में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। एनी चेंज इन प्राइस, एनी चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स अबाउट नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ठीक। यूनिटरी इलास्टिक जहां पे परसेंटेज चेंज दोनों बराबर हो रहे हैं, जितना सप्लाई में चेंज होगा उतना ही प्राइस में चेंज आ रहा है, बराबर चेंजेस आ रहे हैं, इक्वल चेंजेस आ रहा है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल to the percentage change in price। इलास्टिक में क्वांटिटी सप्लाइड में ज्यादा चेंज आ रहा है, प्राइस में कम आ रहा है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड is more than the percentage change in price। इनइलास्टिक में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड is less than the percentage change in price। तो देखो, परफेक्टली इलास्टिक में बोला गया है स्मॉल चेंज इन प्राइस,
प्राइस में जरा भी चेंज आए, सप्लाई में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा, इनफाइनाइट चेंज आ जाएगा। ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक में बोला गया प्राइस बढ़े घटे सप्लाई को कोई फर्क, यूनिटरी इलास्टिक में बोला गया जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना सप्लाई में चेंज आएगा। प्राइस 10% बढ़ा, सप्लाई भी 10% बढ़ेगा। इलास्टिक में बोला गया जितना क्वांटिटी में चेंज आ रहा है प्राइस में उससे कम चेंज आएगा। प्राइस अगर 10% बढ़ रहा है तो सप्लाई 20% बढ़ जाएगा, 15% बढ़ जाएगा, 12% बढ़ जाएगा। और इन इलास्टिक में बोला गया है अगर प्राइस 10% बढ़ रहा है तो सप्लाई 8% बढ़ेगा। प्राइस में चेंज ज्यादा, सप्लाई में। उसी तरह ईपी का जो वैल्यू है, ईपी का वैल्यू यहां पे रहेगा इन्फिनिटी, ईपी का वैल्यू यहां पे 0, ईपी का वैल्यू यहां पे, सॉरी ईपी हम बोल रहे, सॉरी ईएस, ईएस नॉट ईपी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ईएस, 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 ईएस ग्रेटर देन 1, ईएस लेस देन। क्लियर हो गया? अब देखो ग्राफ कैसा रहेगा दिखने में, इसका ग्राफ पूरा डिमांड, जिसको डिमांड आता है उसको, इसीलिए देखो डिमांड को 4 दिन लगा, सप्लाई 2 ही दिन में हो गया, क्योंकि डिमांड और सप्लाई ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बस डिमांड का हर रूल सप्लाई में उल्टा हो जाता है। तो देख के कुछ ऐसा लगेगा। सप्लाई कर्व रहेगा ऐसा, ठीक है, यहां पे सप्लाई कर्व रहेगा ऐसा, यहां पे सप्लाई कर्व रहेगा यूनिटरी एकदम स्ट्रेट, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एक्सिस, दोनों से एकदम बराबर डिस्टेंस में रहेगा। देखो दोनों में चेंजेस बराबर आएगा एकदम। यहाँ पे सप्लाई कर्व रहेगा कुछ ऐसा, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है, प्राइस में कम, तो थोड़ा लेटा हुआ रहेगा, सोया हुआ। प्राइस में कम और सप्लाई में, प्राइस में कम और क्वांटिटी सप्लाइड में ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ देखो बराबर चेंज आ रहा है, यहाँ पे तो क्वांटिटी में कुछ चेंज ही नहीं आएगा, यहाँ पे क्वांटिटी में इतना ज्यादा चेंज आ जाएगा कि ये जाते रहेंगे इनफाइनाइट, और ये थोड़ा स्टीपर रहेगा, सीढ़ी की तरह, इस तरह से खड़ा रहेगा। प्राइस में ज्यादा चेंज आया, क्वांटिटी में, समझ में आया? बस इतना आप याद रख लीजिएगा, हो गया आपका काम प्राइस इलास्टिसिटी में। ठीक है, इसका मीनिंग, इसका टाइप्स, डेफिनेशन, वैल्यू एंड फॉर्मूला में अगर आएंगे, प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला वही सेम, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, वहां पे डिमांडेड था, यहां पे सप्लाइड, होल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वहां पे सप्लाई था, वहां पे डिमांड था, यहां पे सप्लाई। और ये परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा अगर नहीं दिया हुआ है तो? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड इनटू 100। और ये कैसे निकलेगा? चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100। क्लियर हुआ? समझ में आया? और इसके जगह एक और फॉर्मूला है, डेल मतलब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी सप्लाई। अब यहां पे ये सब चीज का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? हियर ES का मतलब होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, डेल क्यू का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई।
Q1 का मतलब होता है इनिशियल, स्टार्टिंग में क्वांटिटी सप्लाई। डेल पी का मतलब होता है चेंज इन प्राइस। P1 का मतलब इनिशियल प्राइस। ठीक है ना? जैसे डिमांड में था वैसी सप्लाई में। तो हम लोग का थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वाला टॉपिक हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है, ये था लास्ट लास्ट पोर्शन इसका। अब यहां तक थिंग्स वर वेरी इजी। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग यूटिलिटी स्टार्ट करें। यूटिलिटी भी इजी होगा, टेंशन वाला बात नहीं है। देखो हम जो पढ़ा रहे समझ में आ रहे हैं ना, बस थोड़ा दिन रुक जाओ भूल भी जाओगे, बस अगर प्रैक्टिस नहीं की तो। जैसे अभी समझ में आ रहे हैं वैसे आराम से भूल भी जाओगे। समझने के लिए दिमाग लगाने पड़ रहे, भूलने के लिए कुछ करना नहीं होगा, बस चुप से जाके घर में जाके बैठ जाओ। 1 महीना बाद इंशाल्लाह भूल जाएंगे, अगर दिमाग अच्छा रहा तो। अगर थोड़ा बोधा दिमाग रहा है तो हफ्ता भर में भी ये चीज हो सकती है, भूल सकती है। समझ में आ रहा है? अदरवाइज इको जैसी, इको समझाना बहुत टफ है। स्कूल में देख रहे हो ना क्या हो रहा है। और शायद इको क्लास किए ना, कैसे लग रहा है? कैसा लग रहा है? तो इको समझाना इज वेरी टफ, भूलना इज वेरी इजी। भूल जाओगे आराम से। तो इको को बहुत टाइम लेकर समझा कर, दिमाग लगा के अपने लैंग्वेज में बना कर समझाना पड़ रहा है, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। तुम लोग का जो भी स्कूल में है, इको का अगर क्लास 2 को समझ में आ रहा है स्कूल में, इट मीन्स यू हैव वेरी गुड इकोनॉमिक्स टीचर। अदरवाइज मैथ समझना, अकाउंट समझना इज इजी, कॉस्ट एंड टैक्स तो एकदम इजी है समझना। इकोनॉमिक्स कोई टीचर समझा दे तब समझ में आएगा वो टीचर अच्छा टीचर है, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज टफ। न्यूमेरिकल्स भी है, थ्योरी भी है, सम्स भी है, सब चीज है। ग्राफ है, देख रहे अकाउंट्स में ग्राफ है नहीं है, थ्योरी उतना नहीं है, बहुत कम है। इसमें थ्योरी भी है, सम्स भी है, ग्राफ भी है, सब कुछ दिया हुआ है। इसको समझाना इस टफ, इसलिए हम बोले इसको रिवीजन में रखना है। समझ में आ रहा है? इसको रिवीजन में रखना है, जितना अच्छा है समझ में आ रहा है उतना अच्छा से आराम से भूल भी जाओगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग यूटिलिटी और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो क्लास को यहीं पे करते हैं। और